we will discuss and revise the chapter first of class 12th chemistry, that is solid state. मेनली ये चैप्टर 2 से 3 मार्क्स का ये आता है. इसमें जो चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है हमारे क्लोज पैकिंग, यूनिट सेल एंड डिफेक्ट्स. ये वाला चैप्टर फिजिकल का सबसे पहला चैप्टर है. लेकिन इसमें एक अलग बात क्या है कि जैसे हमारे फिजिकल्स के चैप्टर में होता क्या है, जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब न्यूमेरिकल की रेशियो ज़्यादा होती है. लेकिन इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कम है और जो थ्योरी और रीजनिंग और कंसेप्चुअल वाले क्वेश्चन है वो ज़्यादा हैं. सो लेट स्टार्ट. सबसे पहले टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ सॉलिड. सो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल अरेंजमेंट, मतलब जो उनके एटम्स, आयंस और मोलिक्यूल्स हैं, जो हमारा सॉलिड है उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट के बेसिस पर हमने जो सॉलिड है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. सबसे पहले आता है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड आता है हमारा एमोर्फस सॉलिड. सबसे पहले करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड. इसका मतलब है इन दिस द अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स is order or regular. It has long range order arrangement. For example, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड एंड क्वार्ट्स. इसमें ये है कि जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, मतलब एटम, साइंस और मॉलिक्यूल्स, उनका जो ऑर्डर है वो रेगुलर है और जो उनकी अरेंजमेंट है, जो उनका ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट है वो भी लॉन्ग रेंज ऑर्डर है. फिर आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में इसकी फर्स्ट पॉइंट इज इट इज एनिसोट्रोपिक इन नेचर, मतलब इट शोज डिफरेंट वैल्यूज अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन इन द सेम क्रिस्टल. अगर हम इस एनिसोट्रोपिक नेचर को एक सिंपल एग्जांपल से समझें, मतलब जैसे कि जब सुबह स्कूल में असेंबली होती है तो सब जितने भी सारे बच्चे हैं, सारी क्लासेस हैं, वो सिस्टमेटिकली एक मतलब लाइन में खड़े होते हैं क्लासेस वाइज. अगर हम उनको फ्रंट व्यू, मतलब फ्रंट व्यू से देखें तो पहले क्लास, मान लो ये क्लास 12 है, तो जो पीछे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सब क्लास 12 के होंगे. जितनी भी लाइन होगी, जैसे क्लास फर्स्ट सेकंड जितनी भी, तो ऐसे उनकी उनकी क्लास के बच्चे होंगे. अगर हम इसी को साइड व्यू से देखें तो पहली जो लाइन है वो तो मान लो क्लास फर्स्ट खड़ी हुई है, तो बच्चे सारे क्लास फर्स्ट के होंगे. लेकिन उनके जो पीछे हैं उनके भी पीछे वो क्लास सेकंड, थर्ड ऐसे से होंगे. इसका मतलब है कि जो ऑर्डर है, जो रेंज, जो हमारा ऑर्डर है वो तो रेगुलर है, मतलब सब सिस्टमेटिक खड़े हुए हैं. लेकिन हम जहाँ भी डिफरेंट डायरेक्शन पे, डिफरेंट जगह पर हमारी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट है. फिर सेकंड पॉइंट आता है इसमें, ग्लास ऑब्जेक्ट ऑफ एशियन टाइम्स बिकम्स मिल्की. मतलब ये एक तरह से इसकी प्रॉपर्टी है कि जो एशियन टाइम्स के ग्लास होते हैं वो थोड़ा मिल्की हो जाते हैं. ये जो हमारा सॉलिड है उसके क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी की वजह से होता है. फिर नेक्स्ट आता है इसमें, नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. इसमें मेनली हमारे पास 4 टाइप्स के सॉलिड हैं. सबसे पहले आता है हमारा मोलिकुलर सॉलिड. इसमें है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, मतलब जो जिनसे मिलके बना हुआ है एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स, वो हैं हमारे पास स्मॉल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स. फिर जो हमारा मोलिकुलर सॉलिड्स है इसको हमने फिर से सब डिवाइडेड किया हुआ है 3 पार्ट्स में. सबसे पहले हमारा नॉन पोलर, फिर पोलर एंड थर्ड इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सबसे पहले आता है नॉन पोलर. नॉन पोलर में हमारे पास जनरली लंदन फोर्सेस होती हैं. ये हमारे सॉफ्ट होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है और ये इंसुलेटर होते हैं. नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड के एग्जांपल्स हैं CO2, आर्गन, CCl4 एक्स्ट्रा. फिर सेकंड आता है हमारा पोलर मोलिकुलर सॉलिड. इसमें जो होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, मतलब जो मोलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, उनके बीच में जो फोर्स होती है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है. जनरली ये सॉफ्ट होते हैं और जो उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी लो होता है. ये भी इंसुलेटर होते हैं. इसके एग्जाम्पल हैं HCl एंड SO2. फिर थर्ड आता है हमारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डेड मतलब जिसके भी बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे वो होगा हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड. इसमें है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब जो फोर्स होगी एटम्स के बीच में वो होगी हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये जनरली हार्ड होते हैं क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है. फिर इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी लो होता है और ये भी हमारे इंसुलेटर होते हैं. इसका एग्जाम्पल है आइस. फिर सेकंड टाइप का सॉलिड आता है हमारा आयनिक सॉलिड. इसमें फर्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट से जो फर्स्ट पॉइंट है कांस्टेंट पार्टिकल, मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो होते हैं हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, मतलब कैटायंस और एनायंस. सेकंड पॉइंट है फोर्सेस, टाइप ऑफ फोर्सेस बिटवीन द मोलिक्यूल्स, मतलब जो भी हमारे कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो होती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो हमारे आयंस की वजह से होती है. फिर थर्ड है कि ये हार्ड होते हैं बट ब्रिटल होते हैं, मतलब ये हार्ड तो होते हैं लेकिन ये अगर हम इनको बीटन करें तो ये टूट जाते हैं. फिर फोर्थ पॉइंट आता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट. इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो वेरी हाई होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. फिर फिफ्थ पॉइंट है हमारा
कंडक्टर्स इन मोल्टन स्टेट, मतलब जो हमारे आयनिक सॉलिड्स होते हैं, ये जो सॉलिड में होते हैं तो ये कंडक्टर नहीं होते, ये एक तरह से इंसुलेटर का काम करते हैं। अगर हम इनको मोल्टन स्टेट में कर दें तो एक तरह से कंडक्टर का काम करते हैं, क्योंकि जब ये मोल्टन स्टेट में चले जाते हैं तो इनके जो कुछ आयंस हैं वो फ्री हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा कंडक्शन है वो हो जाता है। फिर जो आयनिक सॉलिड्स हैं उसके एग्जाम्पल हैं लाइक NaCl, MgO, CF2, ZnS एक्स्ट्रा। फिर थर्ड टाइप का सॉलिड आता है हमारा मेटेलिक सॉलिड। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो है हमारे पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब कि जैसे हमारे पास कोई भी शीट है, आयरन की शीट है, उसमें हमारे पास जो आयरन होता है वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, तो उसमें जो हमारे जितने भी एटम्स हैं वो अपना जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है उसको लूज करके रखते हैं, मतलब रहता तो वो फोर्सली मतलब बाउंड ही रहता है, लेकिन वो लूजली बाउंड रहता है। तो हमारा जो पॉजिटिव आयन है वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के सी में मतलब घूमते रहते हैं वहीं पर। फिर सेकंड पॉइंट आता है इसमें टाइप्स ऑफ फोर्स, मतलब जो हमारे इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में किस टाइप की फोर्स है, वो फोर्स है हमारी मेटेलिक बॉन्डिंग। थर्ड पॉइंट इज दे आर हार्ड बट मेलेबल एंड डक्टाइल, मतलब जो मेटेलिक सॉलिड्स हैं वो वैसे तो हार्ड हैं लेकिन वो मेलेबल भी हैं और डक्टाइल भी हैं, मतलब हम उनकी शीट भी बना सकते हैं और उनकी वायर भी बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में इसमें मॉडरेट टू हाई, मतलब जो उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मॉडरेट होता है, नॉर्मल भी होता है और कुछ का हाई भी होता है। फिर आता है ये गुड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर इसलिए क्योंकि जो उसमें इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली बाउंडेड, वो फ्री होता है एक तरीके से। फिर फिफ्थ पॉइंट है इसमें, मतलब इसके एग्जाम्पल हैं Cu, Ag, Fe, Mg एक्स्ट्रा, मतलब कॉपर, सिल्वर, आयरन और मैग्नीशियम एक्स्ट्रा। फिर हमारा लास्ट जो आता है फोर्थ टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो है हमारे पास कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। इसका एक और नाम है वो है केंट मॉलिक्यूल्स। इसमें जो पहला पॉइंट है मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो हैं हमारे एटम्स। मतलब जो कोवेलेंट सॉलिड्स होंगे उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो होंगे हमारे एटम्स। सेकंड पॉइंट इज टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स बिटवीन, मतलब जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स होगी हमारी कोवेलेंट बॉन्डिंग, जो हमारी शेयरिंग से होती है। फिर थर्ड पॉइंट आता है दे आर हार्ड एंड मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, मतलब ये जो होते हैं ये हार्ड भी होते हैं और जो उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी हाई होता है। फिर फोर्थ पॉइंट इज इंसुलेटर। ये इंसुलेटर होते हैं क्योंकि इनमें कोई फ्री आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। फिर इसके एग्जाम्पल हैं लाइक क्वार्ट्स, SiC, AIN, डायमंड और ग्रेफाइट। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एमोर्फस सॉलिड। मतलब हमारे पास टू टाइप्स के सॉलिड से ऑन द बेसिस ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से उनकी अरेंजमेंट से, फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन एंड सेकंड इज एमोर्फस। अब आता है हमारा एमोर्फस। इसका जो दूसरा नाम है, जो मतलब ऐसा नाम है, वो है शेपलेस। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका हम पढ़ते हैं पहले। इन दिस द अरेंजमेंट ऑफ बिल्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज नॉट रेगुलर बट हैप्पजार्ड। दे आर शॉर्ट रेंज, दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्यूडो एंड सुपर कूल्ड लिक्विड, फॉर एग्जाम्पल ग्लास, रबर, प्लास्टिक एक्स्ट्रा। जो हमारे पास एमोर्फस सॉलिड होते हैं, जो उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं, हमारे जो एटम्स हैं, आयंस हैं और मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जो ऑर्डर होता है, जो उनका अरेंजमेंट होता है, वो इरेगुलर होता है। मतलब कोई कहीं पर, कोई कहीं पर। जैसे हमारे स्कूल में जब इंटरवल होता है, जब रिसेस होती है, तो बच्चे ऐसे ग्राउंड में कहीं भी घूमते रहते हैं। ऐसे ये हमारे एमोर्फस सॉलिड होते हैं। फिर आते हैं इसमें प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज हैं इसकी, दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, मीन्स दे शो सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल द डायरेक्शन। इस प्रॉपर्टी को भी अगर हम एग्जाम्पल से समझें, मतलब कि अगर जैसे हम इंटरवल रिसर्च का ही एग्जाम्पल लें, तो पूरे ग्राउंड में बच्चे इधर उधर होते हैं, मतलब जो अरेंजमेंट है वो है इरेगुलर। लेकिन अगर हम कोई सर्कल लें तो उसके बीच में हम जो स्टूडेंट्स हैं वो देखें, तो उसमें मान लो 2 ट्वेल्थ के हैं, एक फर्स्ट का है और तीन बच्चे हैं वो मान लो 5th क्लास के हैं। और फिर हमने दूसरा सर्कल लिया, उसमें भी वहां पर 2 ट्वेल्थ के हैं, एक मान लो 3rd का है और 2 बच्चे हैं 2nd के। तो मतलब थोड़ा 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 सेम सा मिल जाता है। इसका मतलब है कि जो हमारी जो अरेंजमेंट है वो तो इरेगुलर है, कोई 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 हर स्टूडेंट कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है। लेकिन अगर हम थोड़ा सर्कल ले, थोड़ी थोड़ी एरिया में देखें, तो कोई 2 ट्वेल्थ के, यहाँ पर 2 ट्वेल्थ के, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 3rd के हैं, तो वहाँ पर 3 4th के हैं। तो ऐसे ही मतलब जो सेम प्रॉपर्टीज हैं ऑल डायरेक्शन में हमें थोड़ा लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम मिलती हैं। सेकंड पॉइंट है इसमें नॉट हैविंग शार्प मेल्टिंग एंड बोल्डिंग पॉइंट। मतलब जब इसकी जो अरेंजमेंट है वही रेगुलर नहीं है, जो उसका ऑर्डर है वो इरेगुलर है, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बोइलिंग पॉइंट होता है वो भी शार्प नहीं होता, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती। फिर ये आता है हमारा इसके डायग्राम के बेसिस पे। सबसे पहले जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसमें जो अरेंजमेंट है वो देखो बिल्कुल रेगुलर है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में है। जो हमारा एमोर्फस सॉलिड है, इसमें मतलब हैप्पजार्ड सा है, बिल्कुल कोई कहीं पर, कोई कहीं पर। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्रिस्टल लेटिस और स्पेस लेटिस। का मतलब है अ लेटिस इज अ रेगुलर एरे ऑफ पॉइंट्स शोइंग हाउ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस
आर अरेंज्ड इन 3D स्पेस। मतलब जो क्रिस्टल लेटिस है या फिर हमारा स्पेस लेटिस है, वो एक हमारा मतलब ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसा लेटिस है जो हमें बताता है कि हमारा जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो आयंस है, जो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो 3D स्पेस में कैसे उनका अरेंजमेंट हुआ हुआ है, रेगुलर है, इरेगुलर है, और कैसे अरेंज हुए हैं, उस वो बताते हैं हमें क्रिस्टल लेटिस। फिर इसमें एक डेफिनेशन आती है, व्हाट इज डिफाइन यूनिट सेल। इसका मतलब है इट इज अ स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन अ स्पेस लेटिस। मतलब कि जो अरेंजमेंट होता है वो एटम्स और या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर आयन से मिलके होता है। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो बार बार रिपीट होके किसी अरेंजमेंट को बना रही है, उस यूनिट को हम कहते हैं यूनिट सेल। फिर आते हैं हमारा नेक्स्ट पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। मतलब जो यूनिट सेल है वो कई टाइप्स की है, तो हम उसमें मतलब सिमिलैरिटी कैसे करें या फिर डिस्टिंग्विश कैसे करें, तो वो हम करते हैं टू बेसिस पर। सबसे पहले करते हैं लेंथ ऑफ एज। मतलब जो हमारी सेल्स हैं उनकी जो लेंथ है, जो उनकी एजेस की लेंथ है, उस बिहाफ पे हम उनको सेम, ये सेम है या फिर ये डिफरेंट है, हम डिफाइन करते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से ABCD। फिर आते हैं हमारे एंगल्स। एंगल्स से मतलब जो उनकी एजेस है उनके बीच में कितना एंगल है, उसको हम डिनोट करते हैं अल्फा बीटा गामा से। फिर नेक्स्ट आता है इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, वो है हमारा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। इसमें हम जनरली हमारे पास टू टाइप्स की सेल्स होती हैं। फर्स्ट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेकंड इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब होता है कि जो हमारी यूनिट सेल है, मतलब कि जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है हमारी यूनिट सेल, अगर उसमें जो पार्टिकल्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनका जो अरेंजमेंट है वो सिर्फ कॉर्नर्स पर हो, तो उसको हम कहते हैं यूनिट सेल। अगर एक कॉर्नर्स पर तो है, साथ में किसी फेस पर होगा या फिर बॉडी के सेंटर में होगा या फिर कहीं पर भी होगा पूरी यूनिट सेल में, तो उसको हम कहेंगे नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल। सबसे पहले करते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल। इसमें है दीज आर यूनिट सेल विच हैव पॉइंट्स और पार्टिकल्स ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। मतलब वही सेम कि जो हमारे यूनिट सेल है उसमें जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो सिर्फ कॉर्नर्स पर है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। मतलब कि जो हमारे एक यूनिट सेल में है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम होंगे वो कितने होंगे। सबसे पहले जो हमारा एटम है, जो हमारा कॉन्स्टेंट पार्टिकल है, पॉइंट्स है, वो कॉर्नर्स पे हैं। कॉर्नर्स पे हैं तो मतलब एक वो 1/8 पार्ट शेयर कर रहा है किसी एक यूनिट सेल से। ऐसा इसलिए क्योंकि जो चार तो होगी एक सरफेस पर और चार ही जो हमारी यूनिट सेल है वो उसके ऊपर होगी, तो 4 हो गया 8। तो जो उसका एक पार्ट आएगा, जो एक यूनिट सेल में जो पार्ट आएगा वो आ जाएगा 1/8। फिर हमारे ऐसे कितने कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर। तो हर सेल कितना, मतलब जो हर एटम है वो कितना पार्ट शेयर कर रहा है, 1/8। टोटल होगी हमारी 8। तो जो हमारी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल आगे वो आगे हमारे 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। फिर सेकंड आता है इसमें नॉन प्रिमिटिव और सेंटर यूनिट सेल। इसमें हमारा विच हैव पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स एज वेल एज एट सम अदर पोजीशन ऑफ द यूनिट सेल। मतलब जो कॉर्नर्स हैं उन पे तो हमारे पार्टिकल्स हैं ही, लेकिन जो यूनिट सेल है उसमें कहीं हमारे फेस पर, कहीं बॉडी पर, मतलब कॉर्नर्स के साथ साथ कहीं और पर भी अगर हमारे जो पार्टिकल हैं वो प्रेजेंट है, उसको हम कहेंगे नॉन प्रिमिटिव। फिर नॉन प्रिमिटिव हमारी जनरली 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट आती है इसमें फेस सेंटर, मतलब FCC। इसमें होता है एट कॉर्नर्स एंड सेंटर ऑफ ऑल द फेस। मतलब कॉर्नर्स पर तो हमारे होंगे, लेकिन जितने भी फेस हैं हमारे पास, जितने भी फेस हैं, 6 फेसेस होते हैं, जो भी क्यूब होता है, जो यूनिट सेल होती है, उसके हर फेस के सेंटर पर भी होगा। तो जो हमारे कॉर्नर्स पे हैं वो कितना कर रहे थे, मतलब टोटल मिला के 8 के 8 कितना कर रहे थे, 1 पार्ट। और जो हमारे फेस पर है, फेस पर है बीच के बीच में, तो आधा पार्ट तो वो एक यूनिट सेल में होगा और आधा ही दूसरी में, तो वो कितना शेयर करेगा, हाफ। कितने हमारे पास टोटल फेस, 6। तो 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, एक तो वो हो गया हमारा कॉर्नर्स वाला, और हमारे जो 3 हैं वो हो गए हमारे फेसेस वाले। तो जो टोटल नंबर ऑफ एटम आ गए हमारे FCC में वो आ गए हमारे 4। फिर सेकंड आता है इसमें बॉडी सेंटर, मतलब BCC। फिर इसमें है एट कॉर्नर्स एंड एट द सेंटर ऑफ द सेल। मतलब कॉर्नर्स पे तो हमारे हैं ही, लेकिन जो हमारा एक एटम है, जो एक हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, वो हमारा बॉडी के सेंटर में भी है। तो जो हमारे कॉर्नर्स पे थे वो कितना शेयर कर रहे थे, सारे मिला के 1। और जो बॉडी के सेंटर में है, जो है ही सेंटर में, तो वो तो किसी दूसरी यूनिट सेल के साथ कोई शेयर करेगा नहीं, तो उसका जो मतलब उसका डोमिनेंट हो, जो गिवन हो गया उसका भी हो गया 1। तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ एटम हो गए वो हो गए हमारे 2। फिर थर्ड टाइप आता है हमारा एंड फेस सेंटर। इसमें है
एट कॉर्नर्स एंड एट द सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस। मतलब कि जो कॉर्नर्स पे तो हमारे होंगे, लेकिन हमारे जो एटम्स है वो किसी भी दो एंड फेस पर होंगे, या तो ऊपर नीचे या फिर आमने सामने वाले अपोजिट पे होंगे। तो जो होगा हमारा इसमें सबसे पहले जो कॉर्नर्स पे थे उनकी वजह से होगा हमारा एक, और दो एटम्स है हमारे फेस एंड पे, तो एक एक से कितना मिल रहा था हमें हाफ, दो से कितना मिल जाएगा वन। तो जो टोटल नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे हमारे एंड फेस सेंटर में वो आ जाएंगे हमारे टू। फिर से में आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले इसमें क्यूबिक इज मोस्ट सिमेट्रिक। जो हमारा क्यूबिक वाला अरेंजमेंट होता है वो सबसे मोस्ट सिमेट्रिक होता है, क्योंकि इसमें जो वैकेंट स्पेस होता है वो कम होता है। फिर आता है इसमें ट्राइक्लिनिक इज मोस्ट अनसिमेट्रिक। ये जो होता है ये अनसिमेट्रिक होता है सबसे ज़्यादा। हमारे पास ये 7 टाइप के होते हैं जनरली। मतलब कि जो हमारे अरेंजमेंट की वजह से जो हमारी यूनिट सेल बनती थी वो होती है हमारी, टोटल तो होती है 7, लेकिन अगर उनको सब डिवाइडेड करके जो सारा ही टोटल आता है वो होती है हमारी 14। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, इसमें ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पक्का आता है। इसमें है हमारा क्लोज पैक स्ट्रक्चर। इसका मतलब है मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस इज ऑक्यूपाइड लिविंग मिनिमम वैकेंट स्पेस। मतलब कि मान लो अगर हमारे पास कोई भी रूम है, हम उसमें जितना भी स्पेस है उसे मैक्सिमम ऑक्यूपाई कर दें, कम से कम लीव मतलब कम से कम वैकेंट करें, तो उसको हम कहते हैं क्लोज पैक स्ट्रक्चर। इसके हमारे जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले क्लोज पैकिंग इन 1D, क्लोज पैकिंग इन 2D एंड लास्ट इज क्लोज पैकिंग इन 3D। सबसे पहले आता है इसमें हमारा क्लोज पैकिंग इन 1D। इसमें है इन दिस द अरेंजमेंट ऑफ स्फेयर्स आर प्लेस्ड इन हॉरिजेंटल और वर्टिकल रो टचिंग ईच अदर। मतलब कि हमारे जितने भी स्फेयर्स हैं, हमारी जितनी भी बॉल हैं, मान लो हमने उनको सिर्फ सिंपल एक लाइन में रखा हुआ है, वो हमारी हॉरिजेंटल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है। अगर हम ऐसा करें तो हमारी जो पैकिंग आएगी, क्लोज पैकिंग आएगी, वो हमारी हो जाएगी 1D में। जिसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कि जो हमारा स्फेयर है, कोई भी हमारा बॉल है, वो मैक्सिमम कितनी अदर स्फेयर्स को टच कर सकता है, इसमें जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है 2। फिर सेकंड आती है हमारी क्लोज पैकिंग इन 2D। इसमें है फर्स्ट आता है हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग और ए टाइप क्लोज पैकिंग। इसमें है द स्पेयर्स ऑफ सेकंड रो आर एग्जैक्टली अबव द फर्स्ट रो। मतलब कि जो हमारी पहली कोई भी लेयर है बॉल्स की, उस पर डायरेक्टली ऐसी बिल्कुल सेम जैसे फर्स्ट रो रखी हुई थी, बिल्कुल सेम उसी तरह है। अगर हमारी फर्स्ट रो ए है तो बिल्कुल जो सेकंड रो है वो भी ए है, हमने उसके ऊपर बॉल्स की ऐसी लेयर, ऐसी जो लाइन है वो रख दी, वो उस टाइप की पैकिंग हो जाएगी हमारी ए टाइप पैकिंग या फिर SCP मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है हमारा वो आता है 4, क्योंकि जो हमारा कोई भी स्फेयर है वो 4 स्फेयर से सराउंडेड होता है, मतलब 4 स्फेयर के टच में होता है। इसमें जो स्पेस कवर होता है, जो हमारा हमारा मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस था, वो जो ऑक्यूपाई होता है वो होता है हमारा 52.4%। फिर इसमें जो क्लोज पैकिंग इन 2D है, उसमें सेकंड टाइप की क्लोज पैकिंग है, वो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और AB टाइप क्लोज पैकिंग मतलब HCP। इसमें हम करते क्या है, द स्फेयर ऑफ सेकंड रो आर प्लेस्ड इन द डिप्रेशन बिटवीन द स्फेयर्स ऑफ फर्स्ट रो। मतलब अगर हम बॉल्स की एक लाइन बनाएं, मतलब जो हमारी स्फेयर्स हैं उनकी एक लाइन बना दी, तो जो हम सेकंड रखें, जो हमारे बीच में छोटे 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 गड्ढे से आए हुए थे, डिप्रेशन आए हुए थे बॉल्स से मिलने से, क्योंकि पूरी तरह तो टच हुई नहीं थी, अगर हम सेकंड रो को उनके बीच में रख दें, उस लेयर को पूरी लाइन को उनके बीच में रख दें, तो वो टाइप की पैकिंग हो जाएगी हमारी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इसको हम कहेंगे AB टाइप की। मतलब जो हमारी फर्स्ट लेयर है, मान लो वो A है, तो सेकंड लेयर उनके बीच में है, वो हो जाएगी B। लेकिन जो थर्ड लेयर आएगी वो जो सेकंड वाली है उसके तो डिप्रेशन में होगी, लेकिन जो उसके फर्स्ट के रेस्पेक्ट में वो तो सेम अपनी जगह होगी, तो ये हो जाएगी हमारी AB टाइप की। इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है हमारा 6। मतलब जो एक स्फेयर है वो 6 स्फेयर से सराउंडेड होता है। इसमें जो स्पेस कवर होता है, मतलब जो ऑक्यूपाइड स्पेस होता है, वो होता है हमारा 60.4%। फिर थर्ड आता है इसमें हमारा क्लोज पैकिंग इन 3D। इसमें सबसे पहले आता है 2 टाइप्स के से करते हैं हम 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसमें सबसे पहले पॉइंट है स्फेयर्स ऑफ सेकंड रो आर एग्जैक्टली अबव दोज ऑफ फर्स्ट रो। इट इज ए टाइप्स। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इसमें 4 और इसको हम नाम दिया हुआ है सिंपल क्यूबिक लेटिस। और यूनिट सेल जो इसमें होती है वो प्रिमिटिव होती है। मतलब जो हमारी जो लेयर थी, मतलब जो लाइन थी बॉल्स की, हमने ऊपर भी रख दी और उनके पीछे भी रख दी। ऐसे हम लाइन का मतलब एक तरह से बॉक्स सा बना ले, तो वो हो जाएगी हमारी 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। फिर सेकंड आती है, सेकंड टाइप की आती है हमारी 3D की क्लोज पैकिंग, वो है 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें होती है इन 2D पैकिंग देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइड्स। मतलब
कि जो हम 2D क्लोज पैकिंग कर रहे थे, उसको हम एक तरह से लेयर बिछा ली बॉल्स की, तो उसमें हमारे 2 टाइप्स के वर्ड्स आते थे। वर्ड्स का मतलब है हमारे पास जो डिप्रेशन आते थे वो 2 टाइप्स के ट्रायंगल की शेप में आते थे। एक का जो मतलब एरो थी वो अपर साइड थी और जो दूसरे की थी वो लोअर साइड थी। उसमें जो अपर वाले को हमने ए मान लिया और लोअर वाले को बी मान लिया। फिर जो हम इसमें थर्ड लेयर बना बना रहे हैं वो हम 2 तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका है, व्हेन वी कवर वर्ड्स ऑफ फर्स्ट लेयर मार्क as बी, इट इज कन्वर्टेड इनटू सी। नाउ वी हैव टू वर्ड ए एंड सी। मतलब कि जो हमारे पास जो फर्स्ट लेयर थी उसमें, मतलब जो फर्स्ट लेयर थी उसमें 2 टाइप्स के वर्ड्स थे ए बी। अगर हम उसमें बी जो बी हैं उनको कवर कर दें तो हमारे पास एक नए तरह का वर्ड्स आ जाएगा सी। और फिर हमारे पास 2 नए वर्ड्स हो जाएंगे ए एंड सी। फिर हम जो थर्ड लेयर रख रहे हैं उसमें हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम ए को कवर करें या सी को कवर करें। इसमें इफ वी पुट थर्ड लेयर ओवर द सी, ओवर द वर्ड सी, इट इज ए बी टाइप। मतलब कि जो हम 2D पैकिंग कर रहे थे तो हमारे पास 2 टाइप्स के वर्ड्स आ रहे थे, 2 तरह के डिप्रेशन आ रहे थे, ए और बी। अगर हम उसमें बी को कवर कर दें तो जो हमारा ए वर्ड है वो तो वैसे का वैसे ही है, लेकिन बी के रखने से हमारा ए को डिप्रेशन बन जाएगा, उसका नाम है हमारा सी। तो हम थर्ड लेयर को अगर हम सी के ऊपर रखते हैं तो हमारी जो पैकिंग हो जाएगी वो ए बी टाइप की हो जाएगी। मतलब फर्स्ट लेयर फिर सेकेंड लेयर हो जाएगी, जो थर्ड लेयर होगी वो फर्स्ट लेयर के सिमिलर हो जाएगी। इसको हम कहते हैं, दिस इज नोन एज HCP, मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। फिर सेकंड टाइप मतलब सेकंड मेथड है हमारे पास, इफ वी कवर ए बाय थर्ड लेयर देन इट बिकम्स एबीसी टाइप एंड नोन एज FCC, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। मतलब कि जो हमारे पास फर्स्ट लेयर थी ए, उसमें ए बी थे, 2 तरह के वर्ड्स थे, हमने बी को तो कवर कर दिया। फिर हमारे पास कितने वर्ड आ गए, ए तो पहले था ही, एक हमारा नया बन गया सी। तो अगर हम जो ए बचा हुआ है उसको कवर करें, जो हमारी तो थर्ड लेयर है उससे उससे जो है वो ए को कवर करें, सी को छोड़ दे, ए को कवर करें, तो जो हमारी क्लोज पैकिंग हो जाएगी वो हो जाएगी एबीसी टाइप की। मतलब एक तरह से फिगर में देखिए तो पहली लेयर है ए, हमने बी डिप्रेशन में रखा हुआ है, फिर जो सी है वो बी वाले डिप्रेशन में रखा हुआ है, मतलब जो ए हमारा बचा हुआ था वर्ड्स उसमें रखा हुआ है, और जो हमारी फोर्थ लेयर है वो भी हमारी फिर ए हो जाएगी सेम। इसमें जो एक नोट आता है वो है हमारा, बोथ HCP एंड CCP आर इक्वली एफिशिएंट, कवर 74% बोथ। मतलब कि जो हमारा HCP है और CCP है दोनों की जो क्लोज पैकिंग है वो बिल्कुल सेम है, बस जो हमारा रखने का तरीका है, जो वर्ड्स को पहले हम ए को रखें, ए को छुपाएं या फिर बी को छुपाएं या फिर सी को, वो हमारा अलग है। बाकी जो दोनों की क्लोज पैकिंग की वजह से जो परसेंटेज आती है उसकी हमारी पैकिंग की वो सेम आती है। फिर आता है कोऑर्डिनेशन नंबर इन बोथ द केसेस इज 12, मतलब जो हमारा कोई भी स्फीयर है वो 12 से सराउंडेड होगा। फिर आता है इसमें डेंसिटी सेम, मतलब डेंसिटी जो होती है वो भी सेम होती है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें हमारा वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब है हमारे जो डिप्रेशन थे, हमारे पास 2 तरह के वर्ड्स होते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड्स और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। सबसे पहले इसमें टेट्राहेड्रल, अ वर्ड सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स इज नोन एज टेट्राहेड्रल वर्ड्स। मतलब जो भी वर्ड हमारा 4 स्फीयर से सराउंडेड होगा उसको हम कहेंगे टेट्राहेड्रल वर्ड। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 4। फिर सेकंड है ऑक्टाहेड्रल वर्ड, इसमें है अ वर्ड विच इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वर्ड। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है हमारा 6। फिर आता है एक नोट, नोट में हमारा टेट्राहेड्रल वर्ड इज लेस सफिशिएंट टू ऑक्टाहेड्रल वर्ड। मतलब जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो डिप्रेशन वर्ड्स का मतलब जो खाली जगह बचेगी वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड के केस में ज़्यादा होती है। इसमें है इफ एन इज अ नंबर ऑफ पॉइंट्स पर यूनिट सेल, मतलब जो एक सेल है उसमें जो हमारे नंबर ऑफ पॉइंट्स है वो n है, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड तो हो जाएंगे हमारे n ही जितने हमारे सेल्स थे, लेकिन जो टेट्राहेड्रल वर्ड हैं वो हो जाएंगे ट्वाइस द नंबर ऑफ एट जो हमारे पॉइंट्स थे। इसका एग्जांपल से लें, मतलब अगर हमारे नंबर ऑफ एटम 500 है तो उसमें जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड होंगे उस वाले एटम में, मतलब जो हमारी यूनिट सेल होगी वो तो होंगे 500, लेकिन जो टेट्राहेड्रल वर्ड है वो हो जाएंगे हमारे 1000। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इसमें पैकिंग एफिशिएंसी। ये भी इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पैकिंग एफिशिएंसी का जो डेरिवेशन है जो हमें निकालनी होती है वो भी इंपॉर्टेंट है, मतलब उसके चांसेस 90% होते हैं आने के। इसमें इट इज़ सब इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये है इट इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स। मतलब कि जो हमारा टोटल स्पेस था उसमें कितना फिलअप हो गया, कितना जो हमारा है वो हमारा ऑक्यूपाई होगा, उसकी परसेंटेज को हम कहेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। इसमें हमारे 4 टाइप्स के सेल्स हैं, उनकी अलग अलग पैकिंग एफिशिएंसी है वो है, सबसे पहले आते हैं CCP की, उसकी है हमारी 74%। फिर HCP की, CCP और HCP की हमारी सेम होती है क्योंकि ये दोनों 3D में सेम ही होते हैं, इसकी भी 74%। फिर आता है BCC,
इसकी है हमारी 68%। फिर एस सी की मतलब सिंपल क्यूबिक की है हमारी 52.4। फिर नेक्स्ट आता है इसमें हमारा एज लेंथ। एज लेंथ हमने किए थी पहले की जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं, इसमें है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फेयर्स प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द एजेस ऑफ द क्यूब इज नोन एज एज लेंथ। मतलब जो हमारी स्फेयर्स हैं, मान लो हमारे टू स्फेयर्स हैं वो अलग अलग कॉर्नर पे रखे हुए हैं, तो एक स्फेयर से सेंटर से दूसरे स्फेयर के सेंटर का बीच का डिस्टेंस वो होगा हमारा एज लेंथ। फिर इसमें एक नेक्स्ट आता है नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू नियरेस्ट इज कॉल्ड NND, मतलब नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस। मतलब कि जो भी हमारे टू नियरेस्ट एटम्स होंगे, जो जितनी पास हो सकते हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस। फिर आता है इसमें कैलकुलेशन ऑफ यूनिट सेल डायमेंशन। इसमें जो न्यूमेरिकल आते हैं वो ज़्यादातर इसी फॉर्मूले से आते हैं। इसमें हमारा फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू Z/m अपॉन A³ × Na। इसमें हमारा डेंसिटी रो होता है हमारा डेंसिटी, और Z होता है हमारा एटॉमिक नंबर, और m है हमारा यहाँ पर मास। A³ का मतलब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और Na का मतलब है एवोगैड्रो नंबर। इसमें जो Z की वैल्यू होती है वो हर किसी के लिए फिक्स होती है। जैसे CCP और FCC के लिए होती है हमारी 4, और SC के लिए होती है 1, और BCC के लिए होती है 2। फिर नेक्स्ट आता है इसमें एक चार्ट। ये हमें पूरा चार्ट नहीं याद करना है, इसमें हमें सिर्फ याद क्या रखना है कि जो हमारी स्फीयर्स की रेडियस है और जो हमारा क्यूब उसकी एज लेंथ है, उनके बीच का रिलेशन। तीन जो डिफरेंट यूनिट सेल होती हैं, सिंपल, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर, उनके लिए सबसे पहले सिंपल के लिए जो रिलेशन होता है वो होता है R = A/2। इसमें जो R है वो है रेडियस, जो A है वो है हमारा एज लेंथ। फिर इसमें जो बॉडी सेंटर के लिए होता है वो होता है हमारा R = √3A/4, और जो हमारा फेस सेंटर के लिए होता है वो होता है हमारा R = √2A/4। सो दिस इज द रिवीजन ऑफ फर्स्ट पार्ट। हम सेकंड पार्ट में करेंगे इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है, आपको कुछ समझ में ना आया हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स करें या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आप कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इम्प्रूवमेंट है, वो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।